The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर देखे हैं आपने? शायद गौर ना किया हो, पर हर वक्त याद रखिए, हम जो खाते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस सड़क पर चलते हैं, उन सब में तमाम सामग्रियों के साथ साथ उनका पसीना मिला होता है। आज विस्तार से मजदूरों पर बात करेंगे। कब कब ही वो सुर्खियों का हिस्सा बन पाते हैं, और तभी बन पाते हैं जब त्रासदी का उनके हिस्से में भरपूर परिमाण आता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की बात। देख के क्या हुआ? पार्क में बहुत सारे लोगों को गले मिल रहा है। ये वीडियो पत्रकार भास्कर शर्मा ने ट्वीट किया। 6 मई को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर में एक शख्स को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। इल्जाम यह कि लॉकडाउन के बीच ये शख्स किसी के गले लग रहा था। मार खा रहे व्यक्ति का नाम इमरान। हैरानी की बात यह कि त्वरित न्याय की इस स्कीम में आसपास के लोगों ने पुलिस वाले को रोकने के बजाय लाठियों से इमरान की पिटाई की। ये बात ठीक है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, गले नहीं लगना चाहिए, लेकिन तब भी गले लगने की सजा डंडों से पिटाई नहीं है। दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह का कहना है कि पिटाई करने वाले कांस्टेबल की पहचान हो गई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच चल रही है। कोरोना के दौर में हमने पुलिस के कई चेहरे देखे। पहले पुलिस के जवान सब्जी के ठेले पलटते और घर जा रहे मजदूरों से उठक बैठक लगवाते नजर आए। फिर हमने देखा कि पुलिस गाना गा रही है, जन्मदिन पर लोगों को केक दे रही है, दवाइयां दे रही है, मदद कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर सुकून मिला। अब फिर पिटाई के वीडियो आ रहे हैं। इसका मतलब केक देते वक्त अचानक फोर्स का कायाकल्प नहीं हो गया। सड़क पर किसी को कूट कर दिमाग ठिकाने लगाने वाली मानसिकता अभी भी कई पुलिस वालों में है, और इस पर रोक तभी लगेगी जब दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे लोग ऐसा करने से पहले कई बार सोचें। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े अपडेट्स। दुनिया भर में कोरोना के मामले हो गए हैं 38,62,000। इनमें ठीक हुए 12,89,644। अब तक 2,69,000 लोग दम तोड़ चुके हैं। भारत में कुल मामले हुए हैं 56,342। इनमें से 16,540 ठीक हुए हैं और मौतों का आंकड़ा 1,886। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मामले सामने आए। मजदूरों की बात शुरू में की, बार बार जिक्र आएगा। मजदूरों के घर लौटने को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट के एक फैसले की चर्चा हो रही है। 7 मई को कोर्ट ने आदेश दिया कि वही मजदूर ओडिशा लौट पाएंगे जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके बाद ओडिशा को मजदूरों को भेजने के लिए दूसरे राज्यों को दी अनुमति वापस लेनी पड़ी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रेन या बस में चढ़ने से पहले मजदूरों में संक्रमण है या नहीं इसकी जांच की जाए। इसके बाद मजदूरों के ओडिशा उनके अपने घर वापस लौटने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी खबर, देश भर में शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी। राज्यों को शराब की इनडायरेक्ट सेल या होम डिलीवरी के ऐसे तरीकों पर विचार करना चाहिए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो। हालांकि कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। केंद्र ने शराब की बिक्री की अनुमति इसलिए दी थी कि ये राज्यों के लिए आय का, राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। कई राज्यों में शराब की बिक्री से राज्य की कुल आय का 25 से लेकर 40% तक आता है। इन सब के बीच एक सुझाव भी आया गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला का
शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि गुजरात में शराब पर रोक के नियम पर दोबारा विचार होना चाहिए। वाघेला का कहना है कि शराब गुजरात में यूं भी उपलब्ध है, लॉकडाउन तक में लोगों ने इसे खरीदा है। राज्य के युवा अवैध शराब पीकर स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, राज्य को टैक्स भी नहीं मिल रहा, इसलिए शराबबंदी में कोई खास तुक बचा नहीं है। वैसे पूरी दुनिया का और देश का इतिहास ये कहता है कि शराबबंदी कहीं भी कभी भी सफल नहीं रही है। कागजों पर आंकड़ों में भले रहे, असल में नहीं रही है। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, गुजरात के लिए भी लोग यही कहते हैं और बिहार के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी, उन्होंने आज पत्रकारों से बात की। कहा कि कोरोना से लड़ाई में डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन माने ताकत का बंटवारा, ऐसी व्यवस्था जिसमें अलग अलग लोग फैसला ले सकते हो। राहुल ने कहा कि अगर सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होता रहा तो हम हार जाएंगे। प्रधानमंत्री को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विवेक पर भरोसा दिखाना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिला मजिस्ट्रेट्स पर। राहुल गांधी ने मांग की कि केंद्र सरकार लॉकडाउन खोलने और अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने की नीति में पारदर्शिता बरते। सुनिए। In the Congress party, we have been having an internal discussion about some of our suggestions to the government. And I thought in this press conference, I would lay out some of the ideas that are being discussed internally in the Congress party. And it is in the spirit of attempting to help the government and to provide some sort of input from our side. You know that we've been now 45 days in lockdown, and we are beginning to run into a little bit of a problem. There is a very strong feeling that we need to immediately, without any delay, get this package to our small and medium businesses, get money into the hands of the poorest Indians, have a strategy for our migrants, and start preparing properly for the opening of this lockdown. अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से बचने के लिए लगाया गया लॉकडाउन और आईसीयू में जा चुकी अर्थव्यवस्था। मजदूर इन दोनों के बीच फंस गए हैं, पिस रहे हैं। पहले उन्हें घर नहीं जाने दिया गया, 40 दिन किसी तरह काटे। फिर ट्रेन चली तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की दिक्कत, रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी पैसे रखवा लिए गए और फिर कुछ को तो घर जाने के लिए टिकट भी अपने पैसों से खरीदना पड़ा। मजदूरों को राहत देने के नाम पर सरकारों ने खुद की पीठ थपथपा ली। सत्ता और विपक्ष के दल भाड़े को लेकर झगड़े तो ये अनुमान लगाना कठिन हो रहा था कि मजदूरों का बड़ा पैरोकार कौन सा दल है, कौन सा प्रवक्ता है। लेकिन सत्य क्या रहा कि कुछ मजदूर, कई मजदूर ट्रेनों में इच्छा के बावजूद नहीं चढ़ पाए और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए चल रही एक ट्रेन उन्हें कुचलते हुए निकल गई। 8 मई की सुबह टीवी पर एक रेल की पटरी की तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही थी। धुंधली कर दी गई तस्वीरें। इसमें जो नजर नहीं आ रहा था वो थे 14 मजदूरों के शरीर के हिस्से। तस्वीरों के जो हिस्से धुंधले नहीं थे उनमें दिख रही थी चप्पलें, पीठ पर टांगे जाने वाले बैग और रोटियां। इन रोटियों के सहारे घर पहुंचने की उम्मीद लेकर 20 मजदूर सफर पर निकले थे। उनमें से 16 का ये आखिरी सफर साबित हुआ। महाराष्ट्र का जालना जिला, वहाँ एक सरिया फैक्ट्री है। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री में ज़्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के मजदूर थे। पहले ये मजदूर फैक्ट्री खुलने की आस लगाए बैठे रहे, किसी तरह बिना कमाए महीना भर निकाला। लेकिन जब तीसरे फेज का लॉकडाउन लगा तो उम्मीद टूट गई। अब अपने घर जाना ही एकमात्र रास्ता था। इस बीच किसी ने खबर दी सरकार भुसावल से ट्रेन चलाने वाली है। इसी उम्मीद में गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश के 20 मजदूर ट्रेन की पटरियों के साथ साथ भुसावल की तरफ रवाना हो गए। इनके साथ थी 150 रोटियां और चटनी। इनमें से कुछ शहडोल के थे, कुछ कटनी के। उम्र 21 से 45 साल के बीच। जब ये औरंगाबाद जिले के करमाट तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली थी। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लें। थके हुए थे, पटरियों पर ही नींद आ गई। सुबह 5:15 बजे एक मालगाड़ी गुजरी पटरियों पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से। 14 मजदूर मौके पर ही मांस के ढेर में बदल गए। 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ा। इनके जो साथी पटरी के किनारे सोए थे वो बच गए। इस हादसे की कहानी सुनाने के लिए सुनिए। कंपनी ड्यूटी करते थे हम लोग, गांव जा रहे थे। कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे।
आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया है। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में तो नहीं बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज़ दिया, सुन नहीं पाए, गाड़ी निकल गया। तो आप एमपी जा रहे होते क्या? एमपी में कौन सा गाँव है आपका? ममन। मोहम्मद। और आपने पास के लिए अप्लाई किया था क्या? नहीं किए थे ना, फिर आप अपने इधर की एमपी में किए थे। फिर रिस्पॉन्स आया नहीं? कुछ नहीं आया कुछ भी नहीं। आप लोग जालना से कहाँ जा रहे थे? जालना से भुसावल जा रहे थे। भुसावल से एमपी। अच्छा, तो पास के लिए आपने कब अप्लाई किया था? पास के लिए 1 हफ्ता पहले किए थे। तो 1 हफ्ते से अभी तक आपको पास ही नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ पे? मनमन डिस्ट्रिक्ट में किया था क्या? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उमरी है। और कब निकले थे, कब आप वहाँ से जालना से? कल शाम को 7 बजे। रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि लोको पायलट ने गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की, लगातार हॉर्न भी बजाया, लेकिन न मजदूर पटरी से हट पाए, न गाड़ी को रोका जा सका। यहाँ पर यह तर्क बहुत आसानी से दिया जा सकता है कि रेल की पटरियाँ सोने के लिए नहीं होती। सही बात है, लेकिन बात इससे आगे की है। रेलवे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के स्तर पर जांच कराएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ। 16 मजदूरों की मौत के बाद वही हो रहा है जिसकी हमें आदत है। ट्विटर पर संवेदनाएं आ रही हैं। मजदूर एमपी के थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, माने कुल 80 लाख रुपए का मुआवजा। एमपी सरकार ये 80 लाख, इससे कम या ज्यादा, और सब सरकारें ये रकम इन मजदूरों को जिंदा घर लाने में क्यों नहीं खर्च करती? क्यों नहीं ये इंश्योर किया जाता कि मजदूर जिस जिले में है वहां से रेलवे स्टेशन तक भी उन्हें सुरक्षित लाया जाए? कोई पैदल पटरी के किनारे क्यों चलेगा? क्यों रोटियों और चटनी के सहारे, अपने पाँव के सहारे, अपने घर की आस लिए चलता रहेगा? इच्छा से, मर्जी से तो कोई पटरी पर नहीं लेटता। बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में भी मजदूरों की ही बात करेंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार, एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, इन सब सरकारों ने श्रमिकों को लेकर एक कदम उठाया है। कदम इसलिए कि रोजगार पनपे, खूब उद्योग धंधे फले फूले, लेकिन लोग कह रहे हैं कि श्रमिकों की खातिर जो कदम उठाए गए हैं वो श्रमिक विरोधी हैं। सिर्फ लोग नहीं कह रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय मजदूर संघ भी इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहा है, पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आप कहेंगे भैया ललन टॉप बता तो दो, ऐसा हुआ क्या? यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 7 मई को एक अध्यादेश लाकर 38 श्रम कानूनों पर 3 साल के लिए रोक लगा दी। ये कानून उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के हक से जुड़े थे। इन अध्यादेश का नाम है उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020। इस अध्यादेश के तहत मजदूरों के हक में काम करने वाले कई कानूनों पर अगले 3 वर्षों तक रोक रहेगी। इस कथित राहत, अगर इसे राहत कहें, का लाभ पुराने और नए दोनों तरह के उद्योगों को मिलेगा। इस कानून का संबंध किन विषयों से है? औद्योगिक विवाद, कार्यस्थल पर सुरक्षा, कर्मचारियों की सेहत और काम करने के हालात, ट्रेड यूनियन और कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पर रखे गए कर्मचारी और प्रवासी मजदूर। यूपी सरकार ने अपने बयान में कानूनों पर रोक को उद्योगों को दी गई राहत का नाम दिया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते राज्य में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लग गई थी, इसलिए ये अस्थायी राहत देनी पड़ी। बयान में यह भी जोड़ा गया कि औद्योगिक इकाइयों में बच्चों और महिलाओं से जुड़े कानून बरकरार रहेंगे। अगर यह अध्यादेश लागू हो गया तो राज्य में मजदूरों से जुड़े सिर्फ 4 कानून लागू रहेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का सेक्शन 5, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1932, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, इसके तहत बंधुआ मजदूरों पर रोक लगनी चाहिए, और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। ये कानून निर्माण के क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा करता है। अध्यादेश पर अमल तब होगा जब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, माने सादी भाषा में कहें तो केंद्र की मोदी सरकार की मंजूरी मिलेगी। लेकिन इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। सपा के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रम कानूनों से छूट को अमानवीय बताया। यूपी की योगी सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया। उधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी योगी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की चिंता करती है। यूपी सरकार 3 साल के लिए श्रम कानूनों को किनारे रखकर मजदूरों के लिए काला कानून ला रही है, और सरकार उसका क्या पक्ष है कि अगर ये रियायतें नहीं देंगे तो उद्योग धंधों को आकर्षित कैसे करेंगे।
वैसे श्रम कानूनों पर रोक लगाने वाला यूपी अकेला राज्य नहीं है। एमपी की शिवराज सिंह सरकार ने नए उद्योगों को 1000 दिनों के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 के ज्यादा नियमों से छूट दी है। मध्य प्रदेश में मजदूरों से एक हफ्ते में 72 घंटे काम कराया जा सकेगा। एक दिन की छुट्टी माने तो 12 घंटे रोज का काम, छुट्टी हटा दें तो 9 घंटे रोज का काम। सरकार कह रही है कि मजदूरों की इच्छा पर होगा और ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। ये सुनने के बाद हमें लगता है कि सरकार को अपने ही इलाके में चल रहे उद्योगों के बारे में मालूम नहीं है। 8 घंटे के नियम के साथ 12 घंटे काम तो अभी भी चल रहा है। आप अपने आसपास के किसी भी मजदूर से, गार्ड से, किसी से भी बात कर लें जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर में आते हैं, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। रही बात ओवर टाइम की, तो ये वाक्य आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। सरकारी समझा है क्या? प्राइवेट में ओवर टाइम नहीं होता। इसके अलावा 20 से कम मजदूरों से काम करने वाले ठेकेदारों को अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। यूपी की तरह यहाँ भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, जहाँ से मंजूरी का इंतजार है। जो राज्य खुद कर सकते थे उन्होंने बदलाव कर भी दिए। ये समझ से बाहर है कि राज्य का जोर रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाने पर इतना क्यों है। क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से मजदूर कम काम करना शुरू कर देते हैं? यूपी और एमपी के अलावा राजस्थान और गुजरात ने भी अपने यहाँ श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। संगठित ट्रेड यूनियंस ने इन बदलावों का विरोध किया है, क्रॉस द पार्टी लाइन विरोध किया है। राज्य सरकारें ये सारे बदलाव आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के नाम पर कर रही हैं, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि किसी का शोषण करके इकट्ठा किया गया धन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। मजदूरों को भारत में कितने हक मिले हैं ये हम भी जानते हैं और सरकारें भी। इनमें भी कटौती कर दी जाएगी तो बचेगा क्या? याद रखा जाए, जान बचाने का उपाय कभी सांस रोकना नहीं होना चाहिए, और तब तो कतई नहीं जब आपकी जान के लिए मजदूरों की सांसें दांव पर लगी हों। अब बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर फैल रही अफवाहों की। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोविड-19 का इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च में सर खपा रहे हैं, लेकिन हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने दवा बना ली है। जी, सोशल मीडिया पर आयुष काढ़ा को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा है कि इस काढ़े के सेवन से कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लगभग 6000 पेशेंट 3 दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो गए। वायरल मैसेज हूबहू पढ़कर बता देता हूं आपको, शायद आपके पास भी आया हो। आयुष मंत्रालय की ओर से बताए गए 7 दिवसीय विशेष दिव्य काढ़े के सेवन से कोरोना के 6000 पेशेंट पर किया गया आयुर्वेदिक प्रयोग, और उनमें से केवल मात्र 3 दिन के अंदर ही 5989 मरीज हुए नेगेटिव। आपको ध्यान है, दूसरा लॉकडाउन लगाने से पहले प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय के बताए सुझावों को मानने के लिए कहा था। लेकिन क्या वायरल मैसेज में आयुष मंत्रालय को लेकर दावा सही है? आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में कई सलाहें हैं। इनमें च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध और आयुर्वेदिक काढ़े के सेवन का जिक्र है, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि इस काढ़े के सेवन से नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण ठीक हो जाता है। यह सिर्फ एक सुरक्षात्मक उपाय है जो इन जनरल आपके अंदर के रेजिस्टेंस को, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। आयुष काढ़े से लगभग 6000 कोरोना पेशेंट के ठीक होने का दावा भ्रामक है। ये काढ़ा उन लोगों को दिया गया था जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे थे। गुजरात में ये काढ़ा दिया गया था, लेकिन आयुष काढ़ा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं बनी है। जब बनेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। भ्रामक अफवाहों के चक्कर में मत पड़े। अब कोरोना वायरस से जुड़ा सच भी सुन लें। भारत में लॉकडाउन लगे 44 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया तो कह रहे हैं कि अभी संक्रमण का पीक आना बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देर कर दी, यानी 24 मार्च से पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था, या फिर लॉकडाउन में अब भी इतनी सख्ती नहीं है कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कहाँ हो रही है गड़बड़? ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लॉकडाउन पर रिसर्च कर रही है। कोरोना वायरस से प्रभावित ज्यादातर बड़े देशों का डेटा तैयार किया जा रहा है। एक स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स भी बनाया गया है, यानी किस देश में लॉकडाउन कितना सख्त है इसकी सूची बनाई गई है। 17 अलग अलग पैमानों के हिसाब से ये इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। इस इंडेक्स में भारत को लॉकडाउन के मामले में सबसे सख्त माना गया है। 0 से 100 के पैमाने पर सख्ती के मामले में भारत को 100 के 100 नंबर मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत का लॉकडाउन पूरी तरह से इफेक्टिव है। ये किसी तरह की मार्किंग नहीं है। इससे बस इतना पता चलता है कि भारत में नियम सबसे सख्त हैं। इसमें नियमों के पालन पर टिप्पणी नहीं है। एक बात और, ऑक्सफोर्ड के मुताबिक भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। ऑक्सफोर्ड ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे जिन 18 देशों का अध्ययन किया
उनमें 500 से ज़्यादा कोरोना मरीज आने के बाद ही लॉकडाउन लगाया गया, जबकि भारत में 320 ज्ञात मरीज थे, तभी जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन एक दिक्कत वाली बात भी है, जिन देशों ने सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया वहां कोरोना संक्रमण कम होने लगा, कर्व फ्लैट हो गया। इसमें फ्रांस, चीन, स्पेन, इटली ऐसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। 44 दिन से लॉकडाउन है, लेकिन अब भी कर्व फ्लैट नहीं हो रहा। भारत के अलावा अर्जेंटीना, जॉर्डन, लीबिया और श्रीलंका जैसे कुछ ही देश हैं जिनका लॉकडाउन इतना सख्त था कि ऑक्सफोर्ड ने उन्हें 100 में 100 नंबर दिए। इन सभी देशों में भारत के मुकाबले कोरोना के मरीज कम हैं और भारत में इतनी सख्ती के बावजूद संक्रमण बढ़ रहा है। ये चिंता की बड़ी वजह है। अब एक पॉजिटिव खबर भी बता देते हैं, जो देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से से आई है। असम के कामरूप जिले में एक नदी बहती है, नाम है जलजली नदी, जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। छोटी नदी है, शायद आपने पहले नाम भी ना सुना हो। नदी का नाम इंटरनेट पर खोजेंगे तो या तो बाढ़ की खबर मिलेगी या नाव डूबने की। जुलाई 2016 में यहाँ 35 लोगों की जान भी चली गई थी नाव डूबने के चलते। ट्विटर और फेसबुक पर भी नदी के बारे में कुछ जानकारियां मिलेंगी। कैसी? फरियादें मिलेंगी। नदी पर पुल बनवाने की फरियादें, जो यहाँ के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। जिले के लोगों ने पहले अपने स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई, सुनवाई नहीं हुई तो सोचा कि अब तो हुक्मरान ट्विटर पर लिखने वालों की सुनते हैं, तो वो तरीका भी आजमा लिया। ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को अपनी दिक्कत लिखी, लेकिन यहाँ पर भी नाउम्मीदी ही मिली। नदी के दोनों तरफ दर्जनों गांव हैं, पुल एक भी नहीं। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर मरीजों को अस्पताल ले जाने तक नाव से ही नदी पार करनी पड़ती थी। कई बार नाव ज्यादा लोग सवार होने से डूब भी जाती थी। ऐसे में क्या हुआ, जब सरकार से उम्मीद खत्म हो गई तो लोगों ने खुद से ही उम्मीद लगाई और मिलकर पुल बनाने का बीड़ा उठाया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 गांवों के 7000 लोगों ने मिलकर पुल बना लिया। 335 मीटर लंबा लकड़ी का पुल। इस पर 2018 में काम शुरू हुआ था। लॉकडाउन के दौरान काम पूरा हो गया और जानते हैं इस पर कितना खर्च आया? 1 करोड़ रुपए का खर्च। और ये खर्च गांव वालों ने आपस में इकट्ठा करके जुटाया। पुल बन गया। सोचिए, सरकारें ये पुल बनवाती तो क्या होता? एक मेगा प्रोजेक्ट बनता, सरकारी फाइलों में ये काम दर्ज होता, करोड़ों रुपए की योजना बताई जाती, पता नहीं किन के पेट में जाता, कैसा पुल बनता। हो सकता है चुनावी मौसम देखकर कोई मंत्री जी फीता काटने भी आते, लेकिन सरकार ने लोगों की दिक्कत को दिक्कत ही नहीं माना और ऐसे में लोगों ने अपनी मेहनत और अपने खर्चे से अपनी समस्या का हल निकाल लिया। ये काबिले तारीफ है। सरकार अब तो चेत जाए और गांव वालों के लिए लकड़ी के पुल के बगल में एक मजबूत पक्का पुल बना दे। आज के शो में इतना ही। वक्त है विदा लेने का। शोक गीत से शुरुआत हुई, वहीं पर खत्म होगा मामला, क्योंकि आज विदा लेने से पहले आपको शशि भूषण द्विवेदी के बारे में बताएंगे। वो हिंदी साहित्य के सम्मानित कथाकार थे, नौजवान थे। 7 मई की शाम को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। शशि भूषण ने लिखा था, मैं सिर्फ एक ही कहानी लिखना चाहता हूँ, एक मुकम्मल कहानी, जिसे लिखने के बाद फिर कुछ और लिखने की ज़रूरत ना रहे। पता नहीं ऐसा कभी कुछ लिख पाऊंगा या नहीं, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम चलना ज़रूर चाहता हूँ। शशि भाई, आपने बहुत कहानियाँ लिखी, आप बहुत चले, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा जल्दी, कुछ ज़्यादा तेज़ी से चले गए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जब तक भी रख पाएँ, जितना भी रख पाएँ, ताकि बाद में अफसोस न रहे तो सिर्फ करुणा प्राणी मात्र के लिए। शुभ रात्रि।